अभी होको की आइसक्रीम का ना रिसेंट डेज के अंदर काफी ट्रेंड चल रहा था और हम सारे के सारे लोग ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तो हमने सोचा चलो यार मंगा के देख लेते हैं। हमने सबके लिए आइसक्रीम मंगाई, सबने खाई, सबके अलग अलग ओपिनियंस थे, किसी को पसंद आई किसी को नहीं आई। और मेरा ओपिनियन ये था कि भैया मुझे तो पेडल पॉप्स पसंद है। सबके सब रेंट करने पे लगे हुए कि भैया उनको पेडल पॉप्स कितनी पसंद है और वो कितने सालों से ढूंढते आ रहे हैं पर मार्केट में मिलती ही नहीं है। मेरे टीम के कुछ लोग तो 3-3, 4-4 सालों से पेडल पॉप्स की जिगली चली ढूंढ रहे हैं और कहीं पे मिल भी नहीं रही है। और जैसी मैंने ये चीज सुनी ना, मेरे को एक चीज हिट करी कि भाई ये ब्रांड फिर बंद क्यों हुआ था जब इसको सारे चाहते हैं तो। और जैसे मैंने इस टॉपिक की रीजनिंग के ऊपर थोड़ा सा ओवरथिंक किया ना, आई सडनली रियलाइज कि मैं कितने ब्रांड्स को पीछे छोड़ चुका हूँ। मेरी लाइफ का सबसे पहला फोन नोकिया का था। मेरी लाइफ का सबसे पहला स्मार्टफोन इंटेक्स का क्लाउड X5 था। वो पहली चीज जो मैंने ऑनलाइन खरीदी थी वो माइक्रोमैक्स का फोन था, जिसको मैंने नापतोल से लिया था। पहले मेरी फेवरेट कार नैनो थी, फेवरेट च्युइंगम बबूल थी और दूध के अंदर हमेशा बूस्ट मिला के पीता था। और अगर ये सारे ऑप्शन मुझे मार्केट के अंदर आज भी मिल जाए तो मैं मैक्सिमम इन्हीं ऑप्शंस को चूज करूंगा। पता नहीं क्यों गायब हो गए। इन ब्रांड्स के साथ हुआ क्या कि भाई सबके सब इनको खरीदना तो चाहते हैं पर वो ब्रांड खुद का सामान बेचना ही नहीं चाहते। और मैं इधर कोई टेक्निकल शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया हम लोग टीवी से मोबाइल पे शिफ्ट हो चुके हैं तो मुझे टीवी की याद आ रही है। मेरे को सिर्फ वही नॉस्टैल्जिक ब्रांड हिट कर रहे थे जिसके लिए कोई टेक्निकल शिफ्ट की जरूरत ही नहीं थी। जैसे नोकिया जैसे ब्रांड है जिसको हम फालतू में कोस देते हैं कि भैया उसने इनोवेट नहीं किया तभी हम लोगों ने नोकिया को छोड़ दिया। नोकिया ने स्मार्टफोन को काफी लेट लॉन्च किया था या फिर उसने विंडोज के साथ पार्टनरशिप कर ली थी जिससे इकोसिस्टम नहीं बन पाया, इसलिए हमने नोकिया को छोड़ दिया। अरे फालतू बातें हैं सारी। 2008 के अंदर एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था और 2009 के अंदर एंड्रॉइड के पास 50 मिलियन यूजर थे। 2010 के अंदर यही यूजर 150 मिलियन हो गए थे और 2011 के अंदर ये यूजर 300 मिलियन हो गए थे। और ये नंबर्स ना तुम्हें देखने में काफी क्रेजी लग रहे होंगे पर विंडोज के सामने ये नंबर्स लिटरली कुछ भी नहीं थे। सेम 2011 के अंदर नोकिया ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था, नोकिया लुमिया 710। और ये नोकिया का पहला फोन था जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आया था। और उस टाइम पे विंडोज के पता है कितने यूजर थे? 1050 मिलियन यूजर्स। विंडोज ओएस के अंदर पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। और अभी तुम में से काफी लोग बोलेंगे कि भैया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो पीसी के लिए कंपैटिबल है ना, मोबाइल के लिए थोड़ी है। कंप्यूटर का अलग सिस्टम होता है, मोबाइल का अलग सिस्टम होता है। एंड्रॉइड कभी भी विंडोज से कॉम्पीट नहीं कर सकता। ये चीज तुम अगर आज की डेट में बोलो तो समझ आती है कि भैया 2025 चल रहा है, एंड्रॉइड और आईओएस अपने अपडेट ला के इस लेवल तक अपग्रेड कर चुके हैं कि भैया आज की डेट में विंडोज का लूमिया देखो तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। पर ये कंपैरिजन उस टाइम पे नहीं हो सकता था ना, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने आज तक लाइफ के अंदर कभी ओएस को यूज किया ही नहीं था। पहले फीचर फोन चलते थे जिसके अंदर सिमिलर ओएस होता था, लाल बटन से कट जाएगा, ग्रीन से उड़ जाएगा। 2011 जिस टाइम में नोकिया ने अपना लूमिया निकाला था ना, उस टाइम पे लोगों को ओएस के बारे में पता भी नहीं था कि भैया वो होता भी क्या है और कौन सा ओएस अच्छा है कौन सा ओएस बुरा है। ये चीज कंपेयर करने के लिए ना आपको पहले उस मोबाइल को खरीदना पड़ेगा। और इसके अंदर भी कुछ ज्ञानी लोग आके बोलेंगे कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम तो शुरू से मैटर करता था। तो चलो भैया इस डिबेट पे भी आ जाते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू से मैटर करता था तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कंपेयर करने के लिए आपको फोनों को खरीदना पड़ेगा ना। 2011 के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन तो था नहीं कि भैया किसी यूट्यूबर ने वीडियो बना के बोल दी कि भैया नोकिया के फोन बुरे हैं। लोग खरीदेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद फीडबैक आना शुरू होगा ना। हाँ, काफी ब्रांड्स ने खुद को नहीं बदला और उसके बाद फेल भी हो गए, पर उसके अंदर नोकिया नहीं था। हाँ, तुम लोग ब्लैकबेरी को बोल सकते हो कि भैया ब्लैकबेरी ने स्मार्टफोन एरा के अंदर खुद को अडेप्ट नहीं किया और धीरे धीरे इसी रीजन से मार्केट से गायब भी हो गए। और ये सिर्फ ब्रांड्स की कहानी नहीं है, आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही चल रहा है। हर साल 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं और सिर्फ 10% लोगों को जॉब मिलती है। और उसका रीजन बहुत क्लियर है कि कॉलेजेस के अंदर आउटडेटेड सिलेबस और जीरो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। फाइनल ईयर तक बच्चों को बेसिक कोडिंग करवा रहे होते हैं, जीरो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और मेंटरशिप की तो बहुत कमी है। और यहीं पे मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज का कॉन्सेप्ट आता है। मिराई एक एआई फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे तुम लोग पहले दिन से ही कोडिंग और एडवांस एआई टूल्स के ऊपर काम करते हो। इनके प्रैक्टिकल सेशन एप्पल लैब्स और रोबोटिक लैब्स के अंदर होते हैं। तुम्हें फर्स्ट डे से प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए मैकबुक भी दिया जाता है। साथ में गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर से 101 मेंटरशिप भी मिलती है। और इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर से प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी शुरू करवा देते हैं। मिराई के एआई फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने के लिए तुमको एक एग्जाम क्लियर करना होगा जो है मेंस। ये टेस्ट टोटल 120 मिनट का होगा और इसके अंदर एआई, एप्टीट्यूड, लॉजिक और रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम ऑनलाइन होगा 16 जुलाई को और अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई है। तो अगर तुम लोग भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। बट द हार्श रियलिटी इज कि नोकिया के विंडोज फोन कभी बिके ही नहीं और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि भैया हम लोग कभी नोकिया को बदलते हुए देख ही नहीं पाए। तुम लोग याद करो कि नोकिया की शुरू से एक ब्रांड इमेज बनी हुई थी कि भैया वो लोग ना घोड़ा फोन बनाते हैं। वो मोबाइल चाहे सड़क पे गिर जाए, पानी में गिर जाए, पर खराब नहीं होगा। और जब नोकिया का ये वाला एरा चल रहा था ना, तब 2009 के अंदर एंट्री लेते हैं टच स्मार्टफोन।
टच स्क्रीन इंडिया के अंदर 2004 के अंदर ही आ गया था, पर पेनिट्रेशन शुरू हुआ था 2009 और उसके बाद से। 2009 के अंदर तो लोगों ने देखना शुरू किया था कि भैया स्क्रीन पे टच करेंगे और चल जाएगा, ये क्या जादू है। और उस टाइम पे जो स्क्रीन होती थी ना वो काफी नाजुक होती थी, क्योंकि काफी अर्ली इनोवेशंस थी। थोड़ा सा भी नीचे गिरती थी तो टूट जाती थी, और उसके बाद उसके ऊपर खर्चा बहुत आता था, क्योंकि उस टाइम पे ना ही कोई गोरिल्ला ग्लास होता था, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती थी, और स्क्रीन काफी ज्यादा कमजोर होती थी। तो 2009, 10, 11, 12, 13 के अंदर जो भी स्मार्टफोन की इमेज बनी हुई थी ना वो कमजोर फोन की इमेज बनी हुई थी। तो लोगों को अपने सामने पता क्या दिख रहा था कि भाई एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके अंदर छू के मोबाइल चल जाता है, और वो कमजोर बहुत है, और वो कमजोर बहुत है तो वो नोकिया तो हो नहीं सकती, तो वो कोई और ही टेक्नोलॉजी है। और फिर लोगों ने उन ब्रांड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जो उस टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा नाम था सैमसंग और माइक्रोमैक्स। लोगों ने नोकिया को स्मार्टफोन निकालने के बाद भी कंसीडर भी नहीं किया, क्योंकि वो उनकी ब्रांड इमेज से अलाइन नहीं करता था। और ये सारी चीजें ना तुम लोग नंबर से समझो। 2011 के अंदर सैमसंग ने 31 करोड़ फोन्स को बेचा था, जिसके अंदर से उन्होंने 22 करोड़ फीचर फोन को बेचा था जो बटनों वाले थे, और 9.5 करोड़ स्मार्टफोन को बेचा था। जिसका मतलब ये है कि 2011 के अंदर ये लोग 30% बेच रहे थे स्मार्टफोन को और 70% बेच रहे थे फीचर फोन को। और ये सेम साल के अंदर नोकिया ने बेचे थे 41.7 करोड़ मोबाइल फोन। और ये 2011 पहला साल था जब नोकिया लूमिया को लॉन्च किया गया था, और 7.5 करोड़ मोबाइल फोन बेचे गए थे, एंड 34 करोड़ फीचर फोन्स को बेचा गया था। एंड ये रेशो आ जाता है कि 18% स्मार्टफोन को बेचा गया और 82% फीचर फोन को बेचा गया है। अभी अगले साल का सैमसंग का डेटा देखते हैं। सैमसंग ने अगले साल 55% स्मार्टफोन को बेचा और 45% फीचर फोन को बेचा। जो रेशो पहले 30 और 70 था वो 55 और 45 हो गया। और वहीं दूसरी तरफ क्या वो नंबर नोकिया का भी बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। जहां पे नोकिया पहले 88% फीचर फोन को बेच रहा था, अभी वो 90% फीचर फोन को बेच रहा है, और उनकी स्मार्टफोन की सेल सिर्फ 10% हो चुकी है। ये सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, जहां पे एक बंदे ने फोन ले लिया और करोड़ों लोगों को बता दिया कि भैया अच्छा है या फिर नहीं है। उस टाइम पे ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक मोहल्ले के अंदर अगर कोई बंदा फोन ले लेता था ना, उसके 4 आसपास के लोगों को नहीं पता होता था क्या फोन लिया और कैसा चल रहा है। और जिस टाइम पे नोकिया लूमिया के स्मार्टफोन्स को अवॉइड किया जा रहा था, उसका रीजन ये भी नहीं था कि भाई वो बहुत ज्यादा महंगा था या फिर उसके अंदर फीचर्स नहीं थे। आज भी जाके जो टेक यूट्यूबर्स है ना, इनकी नोकिया लूमिया की वीडियोस देख लो जो इन्होंने अभी रिसेंट डेज के अंदर बनाई है। वो लोग तारीफ करते नहीं थकते कि भैया नोकिया लूमिया जो 2011-12 में दे रहा था ना, काफी ब्रांड्स आज की डेट में भी नहीं दे रहे हैं। अगर उस टाइम पे नोकिया लूमिया का एडेप्टेशन हो जाता ना, लोग विंडोज के हैबिचुअल हो जाते और बाद में एंड्रॉइड और आईओएस नहीं चलने थे उनसे। तो नोकिया ने तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा लिया, टाइम पे अडेप्ट भी कर लिया, फोन भी अच्छा बनाया, बस हमने उसको बदलने नहीं दिया। और एग्जैक्टली यही सेम चीज पैडल पॉप्स के साथ भी हुई थी। मेरे को ना बचपन के अंदर डेली की 2 रुपए खर्ची मिलती थी और पैडल पॉप्स मिलती थी 10 रुपए की। मैं 5 दिन अपने पॉकेट मनी को सेव करता था क्योंकि मैं 5वें दिन पैडल पॉप्स खा सकूं। और उस टाइम में ना 10 रुपए की पैडल पॉप्स के साथ ना एक सीडी मिलती होती थी गेम की, एंड उसके अंदर कोई 5 लेवल होते थे और बहुत ही क्रेजी गेम होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग उस गेम से बोर होने लग गए, क्योंकि 5 ही लेवल थे तो हम सारे के सारे लोग वो गेम को खेल चुके थे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में बड़ा होने लग गया। जो मेरे 2 रुपए की खर्ची थी ना, मैं पैडल पॉप्स के लिए सेव ना करके ना अपने दोस्तों के साथ खर्चना ज्यादा पसंद करता था। मैं बड़ा होता गया, सीडी की मुझे अभी कदर थी नहीं, और मुझे आज भी पैसे इकट्ठे करने थे पर किंडर जॉय के लिए। मैंने किसी और खिलौने की ऐड देखी है, भाई मैं तो बच्चा हूं, मुझे तो वो चाहिए। और पैडल पॉप्स भाई 2008 और 10 के अंदर अफोर्डेबल नहीं थी, 10 रुपए की आती थी। आज की डेट में भी 10 रुपए की ही अमूल की आइसक्रीम मिलती है। उस टाइम पे 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, बल्कि उस टाइम पे तो 2 और 3 रुपए की कुल्फियां मिल जाती थी बाजार से। फिर जब पैडल पॉप्स ने देखा कि भैया हमारा क्रेज भी खत्म हो रहा है, हमारी गेम्स भी काफी बच्चों ने खेल लिया, अब उसका क्रेज भी खत्म हो रहा है, तो उन्होंने ना बाकी ब्रांड्स के साथ शिफ्ट करने की कोशिश करी, पर हम लोगों ने उसको करने ही नहीं दिया, क्योंकि पैडल पॉप्स मैंने पहले खा रखी है और वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा और इमोशन भी है। अभी अगर वो लोग उसके रेट्स को और फ्लेवर्स को चेंज करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई इनजस्टिस हुई है मेरे साथ। मेरे फेवरेट ब्रांड ने मेरी पसंद की चीज को बेचना ही बंद कर दिया, जिगली जेली को बंद करके ऑरेंज बंटा निकाल दिया। और ऐसा नहीं है कि ये ऑरेंज बंटा फ्लेवर मुझे खाना नहीं है, मैं डेफिनेटली खाऊंगा, पर किसी और ब्रांड से, उस ब्रांड से खाऊंगा जिसकी इमेज ही ऑरेंज बंटा बेचने की है, क्योंकि पैडल पॉप्स को मैं सिर्फ जिगली जेली के लिए याद करता हूँ। और ये चीज इनडायरेक्टली सिर्फ मैं नहीं कर रहा था, यूनिवर्सली सारे लोग कर रहे थे। जिससे हुआ क्या, यूनिलीवर की थी पैडल पॉप्स, उनको बंद करना पड़ा क्योंकि घाटे होने लग गए थे, और उन्होंने रीब्रांडिंग करके रीलॉन्च किया आइसक्रीम ब्रांड को, और उसका नाम रखा क्वालिटी वॉल्स। जो अभी की डेट में हम लोग क्वालिटी वॉल्स खाते हैं ना, वो पैडल पॉप्स ही है भाई, बस नाम चेंज करके रीलॉन्च किया, क्योंकि हम लोग पैडल पॉप्स के नाम से क्वालिटी वॉल्स को एक्सेप्ट करने ही नहीं वाले थे। और अभी तुम्हें से काफी लोगों को लग रहा होगा यार मैं काफी अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, हो सकता है तुम लोग मुझसे उस कॉन्वर्सेशन के अंदर रिलेट ना करो, बट जो भी स्टोरी मैं तुम्हें ब्रांड्स के अंदर सुना रहा हूँ ना, वो सेम चीजें तुम्हें कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर भी देखते हो। याद है पहले अमित बढ़ाना कैसे देसी टाइप का कंटेंट बनाता था और सभी लोग उसको बिंज वॉच करते होते थे। फिर क्या हुआ, अमित बढ़ाना के ना व्यूज कम आने शुरू हो गए और किसी और क्रिएटर के व्यूज ज्यादा आने शुरू हो गए। अमित बढ़ाना ने सोचा यार कंटेंट तो शिफ्ट हो रहा है, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे भी कंटेंट पिवट करना पड़ेगा। जिस टाइप का कंटेंट लोग देखना पसंद करते हैं मुझे
मुझे भी उसी टाइप का कंटेंट बनाना पड़ेगा, और वो है हाई क्वालिटी कंटेंट। चाहे आशीष चंचलानी हो गया, चाहे हर्ष बेनीवाल हो गया, चाहे भुवन बाम हो गए, सारे के सारे लोगों ने हाई क्वालिटी कंटेंट पे पिवट कर दिए। और अमित भड़ाना की इमेज ये थी कि भैया वो तो देसी कंटेंट बनाता है, देसी कंटेंट का मार्केट खत्म होता जा रहा है और हाई क्वालिटी कंटेंट के ऊपर भाई शिफ्ट कर रहे हैं, तो लोग उनको देखना नहीं चाहते हैं। आज की डेट में अमित भड़ाना ने 6 महीने पहले एक वीडियो डाली थी और उसके ऊपर भी 4 या 5 मिलियन व्यूज है। और ये चीज इसलिए नहीं हो रही कि अभी उसका कंटेंट बुरा हो गया, अभी उसका कंटेंट एक्चुअल में शायद देखने लायक भी है। पहले तो बहुत ही बुरा था, बस लोगों को देखना पसंद नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अमित भड़ाना भी बदल चुका है। अगर अमित भड़ाना बदलेगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, अगर अमित भड़ाना नहीं बदलेगा तो भी लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अमित भड़ाना से लोग बोर हो चुके हैं। बट क्योंकि अमित भड़ाना का कंटेंट आपके पास्ट का एक पार्ट है, तो आप लोग कभी नहीं चाहोगे कि भैया अमित भड़ाना बदले। आप लोगों को जब भी साल के अंदर 2 बार नॉस्टैल्जिया हिट करना होगा तब तो आप अमित का कंटेंट देख लोगे, अदरवाइज इग्नोर ही करोगे। और ये इंसानी जात ना ऐसी, अगर सीमलेस बदलाव ना हो, जैसे क्वालिटी वॉल्स ने किया था ना, तो उसको झेल नहीं पाती है। बट कुछ ब्रांड्स ना बदलाव लाते हैं और ट्रेंड भी बनाते हैं, उसके बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ साजिश की जाती है। तुम लोग माइक्रोमैक्स को देख लो, जिस बंदे को माइक्रोमैक्स नहीं पता ना भाई, 2012, 13, 14, 15 के अंदर ना ये मोबाइल सेक्टर के राजा थे। 2013 और 14 के अंदर ना ये लोग सैमसंग से ज्यादा स्मार्टफोन बेचते थे, और ये सारे के सारे स्मार्टफोन को चाइना से लाते थे, उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाते थे और सिर्फ बेच देते थे। और माइक्रोमैक्स एक्चुअल में एक इंडियन ब्रांड भी था, सिर्फ इंपोर्ट करता था और आगे बेच देता था। ये लोग इंडिया के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड थे और वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर आते थे, और आज की डेट में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और लोगों का कहना है कि इसका रीजन है लैक ऑफ इनोवेशन। लोग कहते हैं कि भैया माइक्रोमैक्स के पास इतना सारा पैसा था, चाइना से मोबाइल लाते थे, इंडिया के अंदर बेच देते थे, कभी इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाई नहीं तो फेल हो गए। इतनी सेंसलेस बात है ना, जो भी ब्रांड फेल हो जाता है, हमारे यूट्यूबर्स आते हैं और कोई भी बकवास फेल के चले जाते हैं। क्या 2011, 12, 13 के अंदर इंडिया के अंदर फैक्ट्री लग सकती थी क्या मोबाइल की? 11, 12, 13 छोड़ो, आज की डेट में भी लग सकती है क्या? 2025 चल रहा है ना, 2025 के अंदर भी इंडिया के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते हैं। और जो लोग अभी कमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं ना कि भैया एप्पल भी तो बना रहा है, शाओमी भी तो बना रहा है, भैया वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को जोड़ के असेंबल कर रहे हैं। पूरे मोबाइल के सारे पार्ट्स बाहर से मंगाए जाते हैं चाइना से, उनको इंडिया में लाते हैं और सिर्फ साथ में जोड़ते हैं और उसके बाद बंद करके उसको तुम्हें दे देते हैं। उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलते हैं, असेंबलिंग बोलते हैं। और 2012, 13, 14 के अंदर तो असेंबलिंग भी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इंडिया के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है। और जब वो चाइना से माल इंपोर्ट करके आगे बेच रहे थे ना, उस टाइम भी वो बाकी ब्रांड से 4 गुना आगे थे। माइक्रोमैक्स सिर्फ एक ही रीजन की वजह से पिटा था, क्योंकि चाइना ने उनका फायदा उठाया था। माइक्रोमैक्स ने ना 2013 के अंदर एक मोबाइल लॉन्च किया था, माइक्रोमैक्स कैनवस A116, और 2013 के अंदर ये लोग 4 GB की रोम और 1 GB की रैम देते थे। और 2013 के अंदर ना 1 GB की रैम है ना आपके पास, तो आपका स्टेटस यहाँ होता था। लग्जरी फोनों में आती थी 1 GB की रैम, और माइक्रोमैक्स देता था 8 से 10 हजार रुपए के बीच में। 2014 के अंदर मैंने मेरा पहला स्मार्टफोन लिया था, इंटेक्स क्लाउड X5, जिसके अंदर 254 MB की रैम थी। मतलब या तो मैं व्हाट्सएप चला पाता था, या फिर मैं उसके अंदर सबवे सफर खेल पाता था। अगर व्हाट्सएप चल रहा है और मेरा सबवे सफर खेलने का मन है, तो मुझे व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। और अगर मैं व्हाट्सएप को चलाना चाहता हूं तो मुझे मेमोरी कार्ड डालना उसके अंदर जरूरी है, क्योंकि मेरे फोन के अंदर 0 स्पेस है। उस भले जमाने के अंदर माइक्रोमैक्स 1 GB की रैम और 4 GB की रोम दिया करता था। और माइक्रोमैक्स वर्ल्ड का ऐसा पहला ब्रांड था जिसने ड्यूल सिम को इन्वेंट किया था। आज की डेट में जो तुम्हें हर फोन के अंदर 2-2 सिम डालने का ऑप्शन मिल जाता है ना, उसकी इन्वेंशन ही माइक्रोमैक्स ने की थी। और इसी इनोवेशन के चक्कर में ना माइक्रोमैक्स ने 2012 के अंदर 15 लाख फोन बेचे थे, 2013 के अंदर बेचे थे 93 लाख स्मार्टफोन, 2014 के अंदर बेचे थे 1 करोड़ 40 लाख स्मार्टफोन, और 2015 के अंदर बेचे थे 1 करोड़ 70 लाख स्मार्टफोन। और सिर्फ माइक्रोमैक्स ग्रो नहीं कर रहा था, इंटेक्स भी कर रहा था। इंटेक्स ने भी 2015 के अंदर 80 लाख स्मार्टफोन्स को सिर्फ चाइना से लाके इंडिया के अंदर बेच दिया था। और ये जितने भी सारे के सारे फोन बिक रहे थे ना, डायरेक्टली चाइना से आ रहे थे, अपना ठप्पा लगा रहे थे और आगे बेच दे रहे थे। और इस चीज के ऊपर नजर पता किसकी पड़ी? चाइनीज गवर्नमेंट की। चाइना की गवर्नमेंट ने दूर से देखा कि भैया इंडिया के अंदर अभी स्मार्टफोन मार्केट का स्कोप काफी है, तो चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अगर तुम लोग इंडिया के अंदर जाके कंपनी खोलोगे और डायरेक्टली अपने नाम से मोबाइल बेचोगे ना, तो हम तो टैक्स ही नहीं लेंगे। बहुत ही क्रेजी नंबर है यार, आप लोग 0 टैक्स ले रहे हो। नहीं, सुनने में काफी क्रेजी लग रहा है ना कि भाई चाइना 0 टैक्स ले रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा था। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगर आप लोग इंडिया के अंदर जाके कंपनी बना के मोबाइल बेचोगे तो हम लोग चाइना का टैक्स माफ कर देंगे। मतलब अगर एक चाइनीज कंपनी चाइना के अंदर भी सामान बेच रही है और इंडिया के अंदर भी सामान बेच रही है, तो इंडिया का टैक्स तो पहले ही माफ था। जो चाइना के अंदर भी सामान बेचा जा रहा है ना, उस टैक्स के ऊपर भी रिबेट दे देंगे, जिसकी वजह से ना चाइनीज कंपनी के पास ना पैसों की एक एज आ गई थी। 2015 से पहले चाइनीज मोबाइल सिर्फ इंपोर्ट हुआ करते थे। 2015 के अंदर चाइना ने पहली कंपनी लॉन्च करी, शाओमी। फिर 2016 के अंदर ओप्पो, वीवो भी आ गई थी, और उसके बाद तो कॉन्स्टेंटली आते ही गए हैं ये लोग। और इनके पास एडवांटेज पता है क्या थी? मान के चलो एक चाइनीज कंपनी 100 रुपए में एक मोबाइल बनाती है। अभी वो मोबाइल बनाने के बाद वो कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट को टैक्स देगी, जिससे वो मोबाइल हो जाएगा 115 रुपए का। उसके बाद वो कंपनी अपना कमीशन भी रखेगी, जिससे वो मोबाइल हो जाएगा 125 रुपए का। उसके बाद वो कंपनी उस मोबाइल को इंडिया के अंदर शिप करेगी, इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स
लेगी और वो मोबाइल हो जाएगा 150 रुपए का। अभी माइक्रोमैक्स और इंटेक्स जैसी कंपनी वो 150 रुपए के मोबाइल को 170 रुपए का मार्केट के अंदर बेच देगी। बट अभी एमआई जैसी कंपनी ने चाइना के अंदर आके ना गेम खराब कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो 100 रुपए का मोबाइल बनता था ना वो 90 रुपए का बनाना शुरू कर दिया। अभी 90 रुपए का कैसे बन रहा है, क्योंकि चाइनीज स्टेट गवर्नमेंट ने छूट दे रखी कि भैया अगर इंडिया के अंदर डायरेक्टली सेल कर रहे हो तो भैया टैक्स देना तो दूर की बात है, हमसे पैसे ले जाना। और जो 15 रुपए का टैक्स माइक्रोमैक्स को पड़ा था चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से वो भी नहीं लगेगा। जो 10 रुपए का कमीशन चाइनीज कंपनी ने रखा था वो भी नहीं लगेगा। सिर्फ 25 रुपए लगेंगे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देने में और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के अंदर। तो अभी जो मोबाइल माइक्रोमैक्स को 150 रुपए का इंडिया में पड़ता था वही सेम मोबाइल एक चाइनीज कंपनी को 115 रुपए का पड़ रहा है। अभी माइक्रोमैक्स 150 रुपए का मोबाइल लेके उसको 170 का बेचती थी और चाइनीज कंपनी 115 रुपए का मोबाइल लेके उसको 110 रुपए का बेच दे रही है। और अब ये लॉस में क्यों बेचा जा रहा है, बहुत सिंपल रीजन है कि भैया मार्केट को एक्वायर करना है। जब ये एमआई के नए नए फोन बिकने शुरू हुए थे ना 5-6 हजार रुपए के आते थे और क्या क्रेजी फोन थे उस टाइम पे। सेम फीचर्स बाकी कंपनियां 8-9 हजार रुपए के अंदर देती थी और उतने पावरफुल होते भी नहीं थे। अभी इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ये चीज सबको पता है। अगर माइक्रोमैक्स को सेम फोन 110 रुपए के अंदर बेचना है तो उनको घाटा बहुत होगा, क्योंकि चाइनीज कंपनी को हर फोन 115 का पड़ता है, 110 का बेच रहे तो 5 रुपए का लॉस हो रहा है। वहीं अगर माइक्रोमैक्स उसी फोन को 110 रुपए का बेचने की कोशिश करेगा तो उसको हर फोन पे 40 रुपए का लॉस होगा। तो माइक्रोमैक्स महंगा था, बाकी चाइनीज फोन सस्ते हो गए थे, इसलिए माइक्रोमैक्स खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं। 2015 तक माइक्रोमैक्स अपनी ब्रांड वैल्यू बना चुका था और वो लोग प्रीमियम भी चार्ज कर सकते थे। वो बोलते कि भैया हम तो 170 का ही बेचेंगे, हमसे ले लो, हम बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं। और लोगों ने उनसे लेना भी था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना ली थी। बट ना वो ब्रांड वैल्यू चाइनीज कंपनी ने ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं दी। जब एमआई, रियलमी और वीवो, ओप्पो जैसी कंपनीज इंडिया के अंदर आई थी ना, ये स्पेसिफिकेशन गेम के ऊपर खेलते थे। ये लोग हमेशा आगे बोलते थे कि भैया हमारा कैमरा बेस्ट है, हमारा प्रोसेसर बेस्ट है, हमारा ये बेस्ट है, हमारा वो बेस्ट है। और ये जो बेस्ट चीजें उठा के लाते थे ना, ये सारी चीजें एक्सक्लूसिव होती थी। इन चाइनीज कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, गवर्नमेंट सपोर्ट भी था और पैसा भी बहुत था। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज को अपने साथ एक्सक्लूसिव करवा लेते थे। अभी टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव कैसे होती है पहले ये समझो। मान के चलो सैमसंग का फोल्ड डिवाइस आता है, अभी कोई जरूरी नहीं है कि सैमसंग के फोल्ड डिस्प्ले को सैमसंग ने ही बनाया होगा। बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि कोई प्राइवेट कंपनी होगी जिसने फोल्ड डिस्प्ले के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया होगा, फिर उसने जाके उसको सैमसंग को सेल कर दिया होगा कि भैया देखो मेरे को एक नई टेक्नोलॉजी मिली, अगर आपको खरीदनी है तो आप लोग ले लो। सैमसंग ने उसको थोड़ा सा इनहैंस किया, अपने मोबाइल के साथ कंपैटिबल किया और यूज कर लिया और उसके बदले उसको दी है रॉयल्टी। और वो रॉयल्टी के साथ साथ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दिए गए और ये चीज बोली गई है कि ये टेक्नोलॉजी को किसी और कंपनी को तब तक मत बेचना जब तक मैं ना बोलूं। और ये जो मैं ना बोलूं वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैक्सिमम 1 से 2 साल के होते हैं और ये सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पर्टिकुलर कंपनी जिसने टेक्नोलॉजी को पहले एक्वायर किया वो आगे रह सके। तुमने काफी सारे कोलैब्स देखे होंगे, जैसे Xiaomi के कुछ कैमरा ब्रांड्स के साथ आ जाता है कि भैया हमने कैमरा डिस्कवर कर लिया, या फिर अभी पीछे सैमसंग का S24 या 5 अल्ट्रा आया था जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का एक्सक्लूसिव चिपसेट था एंड वो स्नैपड्रैगन की एक्सक्लूसिव चिप वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट चिप थी और वो 1 साल तक किसी और ब्रांड को दी ही नहीं गई। तो स्नैपड्रैगन को 1 साल तक किसी को वो टेक्नोलॉजी ना बेचने के लिए बढ़िया पैसा मिला था और सैमसंग ने उस पैसे को देके अपनी एक रॉयल्टी बनाई, खुद को प्रीमियम स्टैंड किया कि भैया हम लोग तो बेस्ट है। और ऐसे ही मोबाइल का इकोसिस्टम काम करता है, चाहे फास्ट चार्जिंग होगी, फास्ट बैटरी होगी, बड़ी बैटरी होगी, जो भी टेक्नोलॉजीज होती है ना सारी की सारी डिफरेंट कंपनीज बनाती है, उसके पेटेंट्स ले लेती है और उसके बाद साल 2-2 साल के लिए उसको लॉक कर लेती है। और माइक्रोमैक्स के केस के अंदर क्या था कि वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर ना चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे और वो चाइनीज कंपनी क्या करती थी, पहले उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करती थी, उसके बाद इंडियन कंपनीज को देने से मना कर देती थी, जिससे माइक्रोमैक्स के फोन महंगे तो पहले से ही थे और आउटडेटेड भी हो गए थे। अभी माइक्रोमैक्स तो कोप अप करने की पूरी कोशिश करता था पर उसके हाथ में चीजें नहीं थी क्योंकि उसके हाथ में मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं, वो इंडियन ब्रांड था। उसकी बदकिस्मती थी कि भाई वो इंडिया से शुरू हुआ था, वो चाइना से शुरू हो ही नहीं पाए बेचारे। पर कुछ ब्रांड्स ना ऐसे होते हैं जो खुद से अपग्रेड करना ही नहीं चाहते, या फिर अगर अपग्रेड करते हैं तो इतना बुरा अपग्रेड कर देते हैं कि लोगों को नफरत होने लग जाती है। अभी तुम लोग एप्पल देख लो, 8-10 सालों बाद तुम लोग सारे नफरत कर रहे होगे जैसे कांडे लोग कर रहे हैं। मेरे पास ये आईफोन 14 है, पुराना हो चुका है, खराब हो चुका है, मैं कब से बदलने का सोच रहा हूँ और सोच पता क्या रहा हूँ कि भैया सैमसंग में चला जाऊँ। एप्पल के फोन के अंदर एआई के नाम पे सिर्फ एआई कंपैटिबिलिटी दिखाई जाती है, फीचर्स नहीं दिखाए जाते हैं। मैं ये आईफोन को सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपैटिबल बहुत अच्छे से है मैकबुक से, और अभी जो नए निकल रहे हैं ना वो भी बड़े बकवास है। इनोवेशन के नाम पे यहाँ बटन लगा देंगे, कैमरा कोई यूज ही नहीं कर रहा। ऐसी फालतू की इनोवेशन देख के ना चिड़ और मस्ती है, पर स्टिल ये लोग कुछ ना कुछ तो इनोवेट कर रहे हैं। एक ऐसा ब्रांड भी है जो तुम सबको याद होगा पर उसने कभी लाइफ में इनोवेशन का सोचा ही नहीं है और उसका नाम है नापतोल। याद है वो 6-7 साल पहले टीवी के ऊपर 2 लोग नाचते हुए आते थे कि भैया 600 में 60 शर्टें ले जाओ और 60 शर्टों के साथ साथ जूसर मिक्सर एकदम फ्री है। वैसे अगर तुम लोग टेक्निकली देखोगे ना तो भैया नापतोल ने इंडिया को ऑनलाइन शॉपिंग करनी सिखाई है। नापतोल एक्चुअल के अंदर 2008 के अंदर शुरू हुआ था, उस टाइम पे वो ऑनलाइन शॉपिंग करवाते थे। मैंने अपने लाइफ की पहली ऑनलाइन शॉपिंग भी नापतोल से ही करी थी और नापतोल अपने एरा से बहुत पहले था या बहुत पीछे, उनको देख के ना आज की डेट में चीज समझ नहीं आती है क्योंकि वो लोग ना लाइव टीवी के ऊपर आके प्रोडक्ट्स बेचा करते थे और सेम चीज अभी चाइना के अंदर भी चल रही है। चाइनीज क्रिएटर होते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कैमरा के सामने और भैया दबा के बेचते हैं और वहां पे चलता भी बहुत है। अगर तुम लोग याद करो
करो ना कि तुमने नापतोल को पहली बार डिस्कवर कब किया था, तो एक बार टीवी ऑन करो, तुम्हारे सामने आ जाता था। मैं कार्टून देखने के लिए टीवी ऑन करता था, दौड़ते नाचती हुई आ जाती थी कि भैया चद्दर ले लो, चद्दर के साथ बेड फ्री दे देंगे। और नापतोल वाले ना स्मार्ट बहुत थे, उन्होंने अपने आप को इस तरह से डिजाइन किया था कि उनको ना गवारों को सामान बेचना है। 2008 के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग की सेंस किसके पास थी भाई? ऊपर नंबर फ्लैश होते रहते थे, नंबर डायल करके फोन में बात करके क्या चीज ऑर्डर करनी है हमको ये नहीं करनी आती थी। तो वो अपना पूरा कंटेंट ना सिर्फ गवारों के लिए बनाते थे कि भैया जो आदमी पहली बार भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है ना वो भी इजीली कर पाए। अभी इतना कंटेंट लाइव चलाना तो पॉसिबल था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्डेड कंटेंट चलाना शुरू कर दिया। तो रिकॉर्डेड कंटेंट भी पता कैसे होता था, भैया सिर्फ 50 पीस पड़े, भैया सिर्फ 10 रह गए, भैया सिर्फ 2 रहते, अभी कॉल कर लो, अभी कर लो। शुरू में ना लोग हड़बड़ा के कर भी लेते थे कि हाँ भैया जो 2 पीस रहते हैं ना उनमें से एक मुझे दे दो। बाद में लोगों ने नोटिस किया कि भैया सेम प्रोडक्ट, सेम एड और सेम क्वांटिटी 6 बार आ रही है। सेम लाइव स्ट्रीम को ये लोग रिपीट करे जा रहे हैं। और जब वो रिपीट लाइव स्ट्रीम्स देखते थे ना लोग, तो लोगों का ना नापतोल से ट्रस्ट खत्म होना शुरू हो गया था। और वैसे ट्रस्ट भी ना उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि लोगों को इतनी ज्यादा सेंस नहीं थी कि भैया ये लाइव चल रहा है या प्री रिकॉर्डेड है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनके कस्टमर जो जेब से पैसे निकालने ही नहीं चाहते थे। ये लोग 3000 का फोन बेचते थे, साथ में ब्लूटूथ, पावर बैंक, चश्मे, बेल्टे, सारी चीजें फ्री में दे देते थे। अब इतनी सारी चीजें फ्री के अंदर इसलिए दी जा रही है क्योंकि भैया एटलीस्ट लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू तो करें। अभी उनको शुरू करवाना इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था, प्लस में वो जो कंटेंट होता था ना उसको शूट करने की भी काफी कॉस्ट थी, और उसको शूट करना अलग, उसको टीवी पे चलाने की तो और ज्यादा कॉस्ट आती थी। अब ये सारे एक्सपेंसेस को बियर करने के बाद 3000 रुपए के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट जब भेजे जाते थे ना तो वो सारे लो क्वालिटी के होते थे। तो जो बंदा एक बार शॉप कर लेता था ना वो रिपीट नहीं करता था उनके पास। फिर भी एक टाइम पे इनका धंधा चल रहा था कि भैया नए नए लोग इनके पास फंसते रहते थे, और हमको भी ये बार बार दिखते रहते थे जब भी टीवी को ऑन करे। पर इवेंचुअली हुआ क्या कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई और हम लोगों ने टीवी को यूज करना ही बंद कर दिया और हम लोग डिपेंडेंट हो गए मोबाइल फोन पे। अभी आपकी पूरी ऑडियंस एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर चुकी है, पर ब्रांड ने शिफ्ट नहीं किया। वो लोग आज की डेट में भी नापतोल को टीवी पे ही चलाते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस सिर्फ दिखाने के लिए एक नकली सी वेबसाइट बना रखी है जिसको खोल के देख लो तो मौत आ जाती है। और आज की डेट में भी इनकी वेबसाइट के ऊपर वो 2014 की शर्टें मिल रही हैं। और जहां तक मुझे पता है नापतोल को कोई पसंद तो नहीं करता था, पर याद बहुत लोग करते हैं, क्योंकि हमारा बचपन ना इस सारी चीजों की सराउंडिंग्स के अंदर बीता है कि हमें उन चीजों की याद आती है। अनफॉर्चुनेटली हम सारे के सारे इंसानी जात का हिस्सा है, हम सारे के सारे इमोशनल होते हैं और हमको नॉस्टैल्जिक चीजें पसंद बहुत है, क्योंकि जितने बड़े हो रहे हैं ना उतनी दिक्कतें बढ़ रही है और समाज में आपका कोई सगा है नहीं। आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम आपका बचपन था और आपका बचपन इन्हीं ब्रांड से ही बना है, चाहे वो एल्पेनलिबे की टॉफी हो जाए या फिर बबूल की च्युइंगम हो जाए। हम सभी लोग जब इन ब्रांड्स को याद करेंगे ना तो उनके लिए इमोशनल तो डेफिनेटली होंगे, पर कभी उनके सगे नहीं होंगे। और हम लोग उनके सगे नहीं थे तभी वो ब्रांड्स बंद भी हुए। वो 1 रुपए के चांद सितारे और खटोरियां मिलती होती थी ना दुकानों के ऊपर, वो सारी चीजें तुम्हें कितनी याद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।